हमारे एक फेसबुक फॉलोअर सुथार राय साहब पूछते हैं कि सर मैंने 2020 में क्रेडिट कार्ड लिया और मैंने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया। मैंने बैंक को कई बार फोन किए कि इस क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया जाए, मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने बंद नहीं किया और हर साल मेरे खाते से बिना मेरी अनुमति के 3600 रुपए काटे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हो सकता है आपने उनको अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट की परमिशन दे रखी हो। यदि ऐसी परमिशन दे रखी है आपने तो बैंक में लिखित में एप्लीकेशन दीजिए और उसको बंद कराइए। यदि आपने कोई लिखित में एप्लीकेशन नहीं दी है ऑटो डेबिट की, इस अवस्था में आप बैंक को लीगल नोटिस दीजिए और बताइए कि आपने कब कब किस किस तारीख को फोन करके क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए आपने कहा था और क्रेडिट कार्ड को आपके द्वारा कभी भी यूज नहीं किया गया है और आपका पेमेंट रिटर्न किया जाए। यदि बैंक आपकी बात को नहीं सुनती है, पेमेंट रिटर्न नहीं करती है, ऐसी अवस्था में आप अपने नजदीकी कंज्यूमर कोर्ट या पीएलए में जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को बंद भी करवा सकते हैं और अनधिकृत रूप से वसूली की राशि, मेंटली हरेसमेंट और लीगल प्रोसीडिंग चार्जेस में जो आपको खर्चा आया उस सहित आप बैंक से वसूल कर सकते हैं और बैंकिंग लोकपाल को आप इसकी शिकायत भी। हमारे फेसबुक फॉलोअर आरिफ छिपा पूछते हैं कि सर पर्सनल लोन तो ले लिया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लोन नहीं भर पा रहा हूं और रिकवरी वाले हरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। देखिए ऐसी स्थिति में जब आप लोन का चुकाना नहीं कर पा रहे हैं और रिकवरी वाले बार बार आपके घर पर आकर अभद्र भाषा में बात करते हैं, आपको परेशान करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप उन्हें झूठे आश्वासन देना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि रिकवरी वालों को रिकवरी पर एक बेहतर अच्छा इंसेंटिव और कमीशन मिलता है जिसके लिए वो किसी भी हद तक आपको प्रताड़ित करते हैं। यदि आपको लगता है तो आप उनको स्पष्ट रूप से कह दीजिए मैं इस लोन का भुगतान नहीं कर सकता हूं, आपको जो भी मेरे ऊपर लीगल कार्रवाई करनी है आप कीजिए, मैं उसको लीड करूंगा और मेरी स्थिति जब अच्छी हो जाएगी तब मैं इस राशि का भुगतान करूंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको परेशान किया जाता है, आप नजदीकी वकील का सहारा लेकर संबंधित कंपनी या बैंक को नोटिस भेजें और इस संदर्भ में ताकीद करें वो आपको हरेसमेंट नहीं करे, इसके बाद भी नहीं रुकते हैं तो आप उन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल को या कंपनी से संबंधित मामले पर आप सीधे ही कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपका अधिकार सुरक्षित है। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर महेश जी रिछारिया पूछते हैं कि सर कोई यदि एसटी एससी का व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है तो ऐसी अवस्था में क्या उसे एससी एसटी के बेनिफिट, आरक्षण या दूसरे लाभ उसे मिलेंगे? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सरकारी लाभ को, आरक्षण को प्राप्त करना चाहता है तो वहां पर ये डिस्क्लोज नहीं करेगा कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उसने अपना धर्म त्यागा है। ऐसी अवस्था के अंदर वह अपने आप को एसटी या एससी बताकर उसका लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति ऑथेंटिक साक्ष्य के साथ, दस्तावेजों के साथ यदि उस संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करता है तो उसे उसके लाभों से वंचित किया जा सकता। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर घनश्याम जी सोनी पूछते हैं कि सर महिला ने एक वसीयत कर दी बेटों के नाम पर और बेटियों का जिक्र भी नहीं किया, क्या ये वसीयत वैलिड होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं को संपत्ति में विशेषाधिकार प्राप्त है। वह संपत्ति उनके स्वयं की कमाई हुई हो या फिर उनको किसी भी माध्यम से मिली हो, उनका संपत्ति में विशेषाधिकार है। वह जिसे भी चाहे अपनी संपत्ति विल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं और किसी भी रूप से अंतरित कर सकते हैं जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। ये बात अलग है कि वसीयत को पढ़ने के बाद यदि उसमें कुछ ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जिनके आधार पर उनको चैलेंज किए जाने की स्थितियां मौजूद है तो ऐसी अवस्था में आप ऐसी वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर नैतिक जी मीणा पूछते हैं कि क्या सर एसटी की जमीन कोई जैन खरीद सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जमीन में ये नहीं कहा कि वो जमीन किस प्रकार की। यदि कोई एग्रीकल्चर जमीन है तो ऐसे मामलों में विवाद संस्थित है और ऐसे मामलों को कोई जैन सामान्य तरीके से नहीं खरीद सकता है। लेकिन यदि वह जमीन आवासीय है, वह जमीन कमर्शियल है, यदि उस जमीन की प्लॉटिंग कटी है और स्वीकृत हुई है उस आधार पर, तो ऐसी अवस्था में मीणा समुदाय की कोई जमीन जो कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस से उसको परिवर्तित किया गया है तो उस जमीन को कोई भी दूसरा व्यक्ति खरीद सकता है।
हमारे फेसबुक फॉलोअर सुरेश जी शर्मा पूछते हैं कि सर 4 पीढ़ियों की पुश्तैनी जमीन है और उस पुश्तैनी जमीन को अपने बच्चों को छोड़कर किसी और को गिफ्ट किया जा सकता है? तो जान लीजिए ये बात कि पुश्तैनी जमीन कोई पुरुष सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को या अपने किसी एक बच्चे को किसी भी रूप में गिफ्ट या वसीयत नहीं कर सकते हैं। वहां उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत सभी सदस्यों के अंदर समान रूप से वितरित होगी और यदि ऐसी कोई गिफ्ट या वसीयत की जाती है तो वह कानूनी रूप से वैध नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता। राजेश जी तिवारी जो हमारे फेसबुक फॉलोअर हैं, उन्होंने पूछा कि क्या किसी शादीशुदा महिला को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त है? यदि पिता अपनी स्वअर्जित संपत्ति की बिना वसीयत किए चले गए हैं या फिर उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो तो ऐसी अवस्था में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होता है। यदि वह शादीशुदा है तो भी अपना हक, अपना अधिकार क्लेम कर सकती है। उसे उसके हक या अधिकार को क्लेम करने से बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है। किंतु यदि पिता ने अपने स्वअर्जित संपत्ति की वसीयत कर दी है तो ऐसी अवस्था में वहां पर क्लेम नहीं कर पाएगी, लेकिन पुश्तैनी संपत्ति में उसका हक बराबर बना रहेगा। यदि उस मामले में वसीयत कर भी दी जाती है तो वह प्रभावी नहीं मानी जाएगी। राजेश कुमार जी पूछते हैं कि हमने लोन का सेटलमेंट किया और लोन के सेटलमेंट के चक्कर में मेरी सिविल खराब हो गई, अब क्या किया जाए, सिविल को कैसे सुधारा जाए? तो सिविल को सुधारने के लिए ये ना सोचे कि वो तुरंत सुधर जाएगी। आप छोटे मोटे लोन लीजिए, मोबाइल गैजेट्स पर, यूटिलिटी प्रोडक्ट पर, ऐसे छोटे छोटे लोन जो 10,000, 20,000, 25,000 तक के आपको सिविल खराब होने पर भी मिल सकते हैं, ऐसे लोन लीजिए और इन लोन की ईएमआई का बिना डिफॉल्ट किए आप भुगतान करते रहिए। यदि आप अपने लोन की ईएमआई का बिना डिफॉल्ट किए हुए रेगुलर समय पर यदि वो आपके बैंक खातों से डेबिट हो जाती है या आप द्वारा भुगतान किया जाता है तो ऐसी अवस्था में आपकी सिविल धीरे 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 ऑटोमेटिक सुधर जाएगी और ये जो सिविल स्कोर पे आपका नकारात्मक जो स्कोर डाउन हुआ है आपका, वह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इमरान खान जी पूछते हैं कि सर क्या कोई कंपनी बिना मेरा चेहरा देखे किसी और को मेरे नाम पर लोन दे सकती है? देखिए आज की तारीख में ये फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ऑनलाइन एक्टिविटीज है और उस ऑनलाइन एक्टिविटीज का लाभ कुछ फ्रॉड लोग उठाकर आपके नाम से फ्रॉड लोन ले सकते हैं। ये बात अलग है कि कई लोग ऑनलाइन ऐप पर खुद लोन अप्लाई करते हैं, खुद की आईडी और खुद का ऑनलाइन एग्रीमेंट करते हैं या उनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी अवस्था में आपके सिविल स्कोर, आपके रिकॉर्ड को देते हुए कंपनी आपको ऑनलाइन एग्रीमेंट के आधार पर बिना आपका चेहरा देखे, बिना वेरिफिकेशन किए आपको छोटा मोटा लोन प्रोवाइड कर सकती है कोई भी कंपनी। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्वीकृति नहीं दी है और आपके नाम पर कोई लोन हुआ है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। इस मैटर में तुरंत नजदीकी थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कराएं, नहीं तो आज नहीं तो कल उस लोन को आपको भरना पड़ेगा। ऊपर से आपकी सिविल खराब होगी और आपको किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इस अवस्था में लोन नहीं मिल पाएगा।